हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। ये है हमारी परसेंटेज की क्लास 2। क्लास 1 में कल मैंने आपको 5-6 ट्रिक बताई थी, क्वेश्चन के पैटर्न बताए थे, एंट्री कंट्रोलर क्वेश्चन क्या होते हैं, एग्जिट कंट्रोलर क्वेश्चन क्या होते हैं, बैक ट्रैक क्वेश्चन में कैसे किया जाता है और फॉरवर्ड ट्रैकिंग के क्वेश्चन क्या होते हैं। इस सारे मुद्दों पे हम कल बात कर चुके हैं। बहुत सारी बेसिक चीज़ें परसेंटेज की मैंने क्लास 1 में आपको बता दी हैं। अगर कोई छात्र ऐसे हैं जो डायरेक्ट क्लास 2 को देख रहे हैं और उन्होंने क्लास 1 का वीडियो नहीं देखा है, तो मैं उन्हें हार्डली रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले क्लास 1 देखिए परसेंट की, उसके बाद इस क्लास को देखिए और सीक्वेंस में सारी क्लास देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। ये मैंने कल जहाँ पे ख़त्म किया था, आज वहीं से हम शुरू कर रहे हैं। कल हमने एक क्वेश्चन लिया था और मैंने आपको बताया था कि आज मैं एक आपको नई चीज़ बताऊंगा। लास्ट में मैंने उस चीज़ को डिस्कस भी किया आपके साथ में। आज हम वापस से उस चीज़ से ही वीडियो को शुरू करेंगे। उसी मेथड को हम सबसे पहले सीखेंगे और उसके बाद बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज भी कई सारी चीज़ें आप इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं, तो अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिए। एक कॉपी बना लीजिए जिसमें ये सारे क्वेश्चंस नोट करते चलिए और ट्रिक्स को नोट करते चलिए। वीडियो तो आप बार बार देख सकते हैं, वीडियो आपके पास यूट्यूब पर अवेलेबल है। सारी क्लासेस प्रॉपर सीक्वेंस में हर टॉपिक के आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, हर वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम एक से एक क्वेश्चन आपके लिए लाते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, फिर से डिस्कस करते हैं। एक बार क्वेश्चन क्या था इस बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन ये था कि एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 10% किसी खर्चे पे खर्च करता है, शेष का 10% किसी दूसरे खर्च पे खर्च करता है, फिर शेष का 10% किसी तीसरे खर्चे पे खर्च करता है और अंत में 72,900 रुपए की बचत करता है, 72900 रुपए की बचत करता है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि उसकी आमदनी क्या है। तो कल मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन बैक ट्रैक वाला कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए उसकी बचत दी गई है और आपसे पीछे जाके उसकी आमदनी पूछी गई है। अगर उसकी आमदनी दी होती और आपसे बचत पूछी होती तो क्वेश्चन फॉरवर्ड ट्रैकिंग का बनता। आप क्या करते, 10% का डिडक्शन करते जाते और आखिरी में बचत निकाल के सामने आ जाती। पर इस प्रकार के क्वेश्चन में हमको एक्स मानना पड़ता है। सारे स्टूडेंट इसे कैसे सॉल्व करेंगे कि माना कि उसकी आमदनी क्या है, एक्स। अगर एक्स लेके आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत सारी तकलीफ आएगी, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो अब हम एक ऐसी मेथड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जहां पे एक्स मानने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और ये मेथड सिर्फ इस क्वेश्चन में नहीं लगने वाली बल्कि पूरे मैथ्स में अप्लाई होने वाली है। तो आप आज एक ऐसी मेथड सीखने जा रहे हैं जिससे आपके परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशो, प्रपोर्शन, एज, सारे चैप्टर्स में ये मेथड को आप अप्लाई कर पाएंगे और क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो चलिए सीखते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स की जगह अगर हम एक वैल्यू ले लें, उसने पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 10%, फिर शेष का 10%, फिर शेष का 10%, अलग अलग खर्चा हो रहा है। मतलब क्या है कि उसके बेस बार बार बदल रहे हैं, पर हमारे पास स्टार्टिंग का बेस नहीं है। तो हमने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया था, मैंने आपको बोला था कि आप 100 मान लीजिए या 1000 मान लीजिए या 500 मान लीजिए, कोई भी एक नंबर आप आपके मन से मान सकते हैं। जैसा आपको आखिरी में क्वेश्चन में वैल्यू दी है उसके करस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू मानना चाहिए। यहाँ पे क्योंकि वैल्यू बहुत बड़ी दी है इसलिए हमने आमदनी को क्या मान लिया है, 1000। ये कल के वीडियो में इसको मैंने सॉल्व करके बता दिया है। आज फिर उसी से डिस्कशन शुरू कर रहे हैं हम। आज भी बहुत सारी चीज़ों पे पहले हम डिस्कस करेंगे, ट्रिक्स देखेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बने रहिएगा आखिरी तक। तो देखिए 1000 रुपये हमने उसकी क्या मान लिया, आमदनी। अब 1000 रुपये पे 10% वो खर्च करता है, मतलब 100 रुपये उसका क्या हो जाता है, खर्च। 100 रुपये खर्च होने के बाद 1000 रुपये में से उसके पास कितने बचेंगे, यहाँ शेष मतलब रिमेनिंग लिखा हुआ है, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 900। अब 900 का 10% वो अगला खर्चा करता है, तो 900 का 10% जब आप निकालेंगे तो क्या आएगा, 90। अब 90 रुपीज़ खर्च होने के बाद वो 900 में से माइनस कर दीजिए क्योंकि वो खर्च हो चुके हैं। अब उसके पास कितना पैसा बचा है, 810। अब वो 810 रुपये का अगेन 10% कोई तीसरा खर्चा करता है, तो 810 का 10% कितना होगा, 81। अब इस 81 रुपीज़ को भी 810 में से माइनस कर दीजिए तो उसके पास बचते हैं अब 729 रुपया। अब ये उसकी बचत हो गई, पर हमारी जो बचत आई, हमारे व्यक्ति की जो बचत है 729 रुपये, वो क्वेश्चन वाले व्यक्ति की बचत से कम है। तो अब हमने यहाँ पे एक ट्रिक सीखना है, उसको मेथड बोल दीजिए, ट्रिक बोल दीजिए। आपको हमेशा ही क्या करना है, एक लेना है हमारी वैल्यू और एक होगी क्वेश्चन की वैल्यू।
अब आपको क्वेश्चन देख के क्वेश्चन की आखिरी लाइनों को पढ़ के समझना है कि कंपैरिजन किसके बीच में करना है। ये दी है आपको बचत और आपसे पूछी है आमदनी। यहाँ पे देखिए बचत दी है और आमदनी पूछी है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे आमदनी। आमदनी और बचत के बीच में हम कंपेयर करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम इनकम आमदनी और यहाँ लिखेंगे हम बचत। क्या लिखेंगे? बचत। अब हमारे व्यक्ति की आमदनी हमने क्या मानी है? 1000, तो यहाँ लिख देंगे 1000। और हमारे व्यक्ति की बचत क्या हो रही है? 729 रुपये, तो यहाँ लिख देंगे हम 729 रुपये। अब क्वेश्चन के व्यक्ति की आमदनी हमें ज्ञात करनी है, जिसको यहाँ पे हम मानेंगे x। क्या मानेंगे? x। और क्वेश्चन के व्यक्ति की बचत कितनी दी है? 729000, तो ये इसके नीचे लिख देंगे। अब इसके रेशो बना लेंगे, बीच में लगा देंगे इक्वल, तो ये अपॉन ये हो जाएगा, ये अपॉन ये हो जाएगा, बीच में आ जाएगा इक्वल का साइन। ठीक है। अब आप देख रहे हैं 729 से 729 डायरेक्टली कट जाएगा, ये 00 इधर आ जाएंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये x इधर चले जाएगा और 00 इधर आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 3 0 के आगे 2 0 और लग जाएंगे, मतलब 1 लाख रुपए क्या हो जाएगी? उसकी आमदनी हो जाएगी। ये होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। तो जितने भी क्वेश्चन पीछे जाने वाले होंगे, बैक ट्रैक करने वाले होंगे, उनको हम एक वैल्यू लेके सॉल्व करेंगे, क्योंकि वैल्यू अगर हमारे पास होती है तो आगे बढ़ने में आसानी होती है। अगर यहाँ x माना जाता तो आगे बढ़ने में तकलीफ होगी। ये क्वेश्चन हमने क्यों डिस्कस किया था? क्योंकि हमारे पास कल की क्लास में एक आखिरी क्वेश्चन बचा था जिसको हमने सॉल्व नहीं किया था। अब हम इसी मेथड को अप्लाई करके इस टाइप के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या लिखा है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को समझिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्वेश्चन को समझना, फिर बात आती है कि कैसे उसे सॉल्व करना है। चलिए, किसी परीक्षा में 40% छात्र अंग्रेजी में, शेष के 40%, शेष के बचे हुए के 40% गणित में फेल हो गए। यदि बाकी 180 छात्र परीक्षा में पास हुए हैं, मतलब शेष, बाकी मतलब शेष 180 छात्र परीक्षा में पास हुए हैं, तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी? फिर से पीछे जाने वाला क्वेश्चन है, बचे हुए छात्रों की संख्या दी है, कुल छात्रों की संख्या पूछी जा रही है, मतलब आपको रिवर्स डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, बैक ट्रैक होना पड़ेगा। तो मैंने आपको क्या सिखाया? जब भी बैक ट्रैक होना पड़े आप कोई वैल्यू मान लीजिए। तो माना कि कुल कितने छात्र परीक्षा में थे? 100। हमने कितने छात्र ले लिए? 100। अब 100 का 40% अंग्रेजी में फेल हो गए, तो फेल इन इंग्लिश, अंग्रेजी में फेल कितने हुए वो निकाल लेते हैं। 100 का 40% क्या होगा? 40। अब ये कैलकुलेशन आपको बार बार करना नहीं पड़े, इसके लिए भी मैंने कल तरीका बता दिया है। कितना आ गया? 40। तो 40 लोग अंग्रेजी में फेल हो गए 100 में से। तो अब निकालेंगे रिमेनिंग, मतलब शेष। तो रिमेनिंग कितने बचे हैं? 60। रिमेनिंग कितने बचे हैं? और कितने छात्र बचे हैं हमारे पास? 60। अब उसने बोला है कि शेष का 40% गणित में फेल हो गए, मतलब जो रिमेनिंग है उसका 40%, तो 60 का 40% निकालेंगे। तो कल मैंने बताया 0 से 0 अपने आप हट जाएगा, 6 चौक 24 कर दीजिए आप, कितना आ जाएगा? 24। ये क्या हो जाएंगे? फेल इन मैथ। ठीक है, 24 छात्र मैथ्स में फेल हो गए, तो 60 में से 24 घटा दीजिए, फिर से निकाल लीजिए शेष, मतलब रिमेनिंग। तो आ जाएगा 60 - 24 = 36। तो हमारे 36 स्टूडेंट क्या हो गए? पास। तो 180 छात्र परीक्षा में पास हुए और हमारे कितने छात्र पास हुए? 36 स्टूडेंट परीक्षा में हमारे क्या हो गए हैं? पास हो गए। अब हम वही काम करेंगे जो हमने थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया है। देखिए किस तरीके से किया जाएगा वो काम, यहाँ पे हम देखते हैं। अब हम लेंगे हमारी वैल्यू और क्वेश्चन की वैल्यू। तो यहाँ लिखेंगे हम हमारी वैल्यू, यहाँ लिखेंगे हम क्वेश्चन की वैल्यू, यहाँ लिखेंगे कुल छात्र टोटल, और यहाँ लिखेंगे हम नंबर ऑफ पास स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि टोटल और पास के ऊपर बात हो रही है। देखो यहाँ पे लिखें ये पास हुए हैं, तो परीक्षा में कुल संख्या क्या थी? पास हुए हैं कुल संख्या। आखिरी लाइन आपको बताएगी कि किसके बीच में कंपैरिजन होगा। तो हमारे कुल कितने थे? 100। तो पास कितने हो पाए? 36। उनके कुल कितने थे वही पता करना है, वो है x। उनके पास कितने हुए? 180। तो यहाँ 36 के नीचे क्या लिखेंगे? 180। ये अपॉन ये बीच में लगा देंगे बराबर। ठीक है, अब देखिए कितना सिंपल हो गया। 18 से काटिए, 18 दूने 36, 2 से काटिए, 2 पंजे 10। अब ये 10 बचा था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इधर आएगा, 5 × 100 500, 1 उधर चले जाएगा।
तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 500, मतलब उनके कितने छात्रों ने परीक्षा दी थी, उनके कुल कितने छात्र थे, 500। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी 500। समझ में आया यहाँ तक आपको? एक बार वीडियो को रोकिए और फिर से इस क्वेश्चन को खुद से करके देखिए। आप 100 की जगह 1000 लेके भी कर सकते हो, 500 लेके भी कर सकते हो, आपका आंसर आएगा। ये भी मैं सिखाऊंगा कि कब कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए। उसके लिए धीरे धीरे आप वीडियो के साथ बने रहिए, क्लासेस देखते रहिए, सब धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये मैंने आपको बताया, ये हमने अभी सॉल्व करके देखा था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि आशीष खुद पे अपने जेब खर्च का 10% खर्च करता है, अपनी बहन को 5 रुपए देता है। अब उसके पास मूल राशि का 80% बचा है, तो उसके पास जेब खर्च के रूप में कितनी राशि थी। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, किसी के भी पास जो भी रुपए होते हैं, कल मैंने आपको सिखाया कि वो कितने परसेंट होते हैं। कोई भी संख्या, कोई भी रुपए शुरुआत में कितने होते हैं, 100% होते हैं। अब क्या बोल रहा है, जेब खर्च का 10% अपने ऊपर खर्च कर देता है। तो आशीष ने 10% पैसा इसमें से निकाल लिया। तो अब यहाँ कितना बचना चाहिए था, ये बचना चाहिए था 90%। कितना बचना चाहिए था, 90% बचना चाहिए था। और अपनी बहन को 5 रुपए दे दिए। अब इस 90% में से उसने 5 रुपए अपनी बहन को दे दिए। 5 रुपए बहन को देने के पास बोला है क्वेश्चन ने कि अब उसके पास मूल राशि, मतलब टोटल जो भी था उसका 80% अभी भी बचा हुआ है। मतलब उसके पास अब कितना धन बचा हुआ है, 80% धन बचा हुआ है। मतलब टोटल उसके पास से कितना पैसा खर्च हो गया, 20% खर्च हो गया। 20% में से 10% तो डायरेक्ट प्रतिशत के रूप में दिया है और 5 रुपए वैल्यू के रूप में दिए हैं। तो अगर ये 10% है और ये 80% है, तो 80 और 10 कितना हो गया, 90। मतलब इसका क्या हुआ कि ये 5 रुपए जो उसने अपनी बहन को दिए, वो टोटल मनी का 10% भाग था। समझ में आया? क्योंकि 10% ही बचा है, यहाँ पे 10%, यहाँ पे 80, तो बचा हुआ 10% कहाँ गया, 5 रुपए के रूप में गया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि 10% की वैल्यू किसके बराबर है, 5 रुपए के बराबर है। ठीक है, तो उसके पास जेब खर्च के रूप में क्या राशि थी, मतलब 100% मनी क्या थी, ये वो आपसे पूछ रहा है। तो 10% की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, 5 रुपए दी है। वो पूछ रहा है कि 100% की वैल्यू बताओ। तो यहाँ लिख देंगे हम 100% की वैल्यू क्या होगी, x। ये भी एक बहुत बढ़िया तरीका है, जब परसेंट में ही वैल्यू दी हो, टोटल वैल्यू पूछी हो, तो टोटल वैल्यू को आप 100% के रूप में निकाल सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने इतना सा एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया कि 10% की वैल्यू 5 रुपए है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, x। ये अपॉन ये कर दीजिए, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 बार कैंसिल हो जाएगा, ये इधर चले जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 10 50। मतलब उसके पास शुरुआत में कितने रुपए थे, 50 रुपए थे। देखिए है क्या ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए 50 रुपए, ये होगा आपका आंसर। कितना बढ़िया, कितना सुंदर, सरल सा छोटा सा क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको फिर से एक नई चीज़ सिखाऊंगा, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए बोला है कि सुमन के वेतन में 50% की कमी हुई और बाद में 50% की वृद्धि हुई, उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। सपोज करिए कि यहाँ पे ये हानि शब्द ना लिखा होता और आपसे पूछा होता कि क्या उसे कुछ फायदा या नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, तो आपको क्या लगता कि भाई 50% की कमी हुई और फिर 50% बढ़ा दिया, तो उसके वेतन तो वापस वही हो गया, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। तो 0% आप बोल देते कि ना कोई कमी हुई ना कोई वृद्धि हुई। बोलते ना, आप में से कई लोग ऐसा बोलते हैं, ईमानदारी से बताइए, बोलते हैं ना। तो अगर ऐसा आप सोच रहे हैं कि 50% घटाया 50% बढ़ाया तो कुछ भी नहीं हुआ, तो चलिए सीखते हैं कि क्या होता है। फिर इसके लिए हम अगली स्लाइड लेंगे, क्वेश्चन पे बाद में आएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, माना कि किसी का वेतन 100 रुपये है, 100 रुपये किसी का वेतन है। अब गलती से 10% उसका वेतन क्या हो जाता है, कम, तो 10% कम कर दो। तो 100 का 10% कितना आएगा भाई, 10 रुपये आएगा। तो 10 रुपये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे उसका वेतन कितना हो जाएगा, 90 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक उसका वेतन कितना कम हो जाएगा, 10 रुपये कम हो जाएगा। 10% कम, मतलब 100 का 10% 10 रुपये निकला। अब अगर आप बोलो कि भाई 10% कम हो गया तो कोई बात नहीं, 10% वापस बढ़ा दो, तो देखिए क्या होगा। अब आप किस पे 10% की वृद्धि करोगे, 90 रुपये पे, क्योंकि अब उसका वेतन कितना है, 90 रुपीज़ है। अब आप बोल रहे हो कि 10% बढ़ा दो, तो बढ़ाओ भाई 10%। तो जैसे ही आप 90 का 10% ऐड करोगे
करोगे तो 90 का 10% क्या हो जाएगा, 9 रुपये आ जाएगा। 90 का 10%, ये सब कल सिखा चुका हूँ, बार बार कैलकुलेट नहीं करना है। 9 एकम 9, 9 रुपये। तो 9 रुपये जैसे ही आप बढ़ाओगे वैल्यू क्या आएगी, 99 रुपीज़। अब उसका वेतन क्या हो जाएगा, 99 रुपये रह जाएगा। 100 रुपये होगा क्या, नहीं होगा। तो उसको तो अभी भी भाई 1 रुपये की कमी हो गई ना। तो 1 रुपये की कमी अगर 100 रुपये पे हुई तो कितने % की हानि हो गई, 1% की क्या हो गई, हानि हो गई। समझ में आई मेरी बात, 1% की क्या हो गई, हानि हो गई। अब ये अजूबा कैसे हुआ, आपकी सोच और इसकी सोच में क्या अंतर आया, तो समझते हैं उस लॉजिक को। तो देखिए, जब 10% की कमी की गई थी तब उसका बेस वैल्यू 100 रुपीज़ था। तो जब 100 रुपीज़ का 10% कमी हुई तो 10 रुपये वैल्यू आई। पर जब उसकी वापस से वृद्धि की जा रही थी तो उसकी बेस वैल्यू 90 रुपये थी। तो 90 रुपये का 10% बढ़ाया गया, इसलिए 9 रुपये बढ़ा। तो बेस बड़ा होगा तो ज़्यादा की कमी होगी, बेस छोटा होगा तो कम की वृद्धि होगी। इसलिए व्यक्ति उसी आमदनी पे वापस नहीं आ पाएगा। ऐसा जब भी होगा कि पहले कम किया फिर उसी अमाउंट उसी परसेंटेज में बढ़ा दिया, हमेशा ही नुकसान होगा। तो 10% से कितने का लॉस होगा, 1% का लॉस होगा। लॉजिक आपको समझ में आया होगा। अब इसकी ट्रिक भी समझ लीजिए कि यहाँ पे कोई ट्रिक लग सकती है क्या। कई सारे बच्चे बोलते हैं, उनको कुछ पता भी होगा तो वो ये सब सुनते ही नहीं है, वो बोलते हैं कि सर ये ट्रिक लगा दो। भाई सुनो, समझो क्यों हो रहा है। ट्रिक से तो आप कर ही लोगे, पर लॉजिक आपके बनना चाहिए। तो ट्रिक क्या होगी इसकी वो देख लेते हैं। हिंदी में लिखते हैं पहले, वृद्धि माइनस कमी माइनस वृद्धि इंटू कमी बटे 100। ये होगी आपकी ट्रिक। क्या ट्रिक होगी, वृद्धि माइनस कमी माइनस वृद्धि इंटू कमी बटे 100। जब एक जगह वृद्धि हो, इंक्रीमेंट हो, और दूसरी जगह डिक्रीमेंट हो तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। इंग्लिश में लिख देते हैं, इंक्रीमेंट इन माइनस डिक्रीमेंट माइनस इंक्रीमेंट इंटू डिक्रीमेंट अपॉन 100। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये आपकी ट्रिक है, इसको आप आराम से इसे नोट कर लीजिए। कहीं ना कहीं ये आपको काम आएगी। रामबाण ट्रिक है, बहुत जगह काम आएगी, ना सिर्फ परसेंटेज में बल्कि प्रॉफिट लॉस में भी काम आ जाएगी, और यहाँ और तो और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी काम आ जाएगी भाई। ठीक है, तो इंक्रीमेंट माइनस डिक्रीमेंट माइनस इंक्रीमेंट इंटू डिक्रीमेंट अपॉन 100। अब इसमें वैल्यू रखते हैं। पहले कितना कम किया, 10%, फिर कितना बढ़ाया, 10%। तो बढ़ाने की वैल्यू क्या है, 10, घटाने की वैल्यू क्या है, 10। बढ़ाने और घटाने की वैल्यू 10 यहाँ रख दीजिए, अपॉन में क्या रख दीजिए, 100। ट्रिक में वैल्यू पुट कर दी मैंने। अब ये प्लस का ये माइनस का 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, 1 इंटू 1, तो क्या रिजल्ट आएगा, -1%। तो 1% की क्या हो जाएगी, हानि। माइनस में रिजल्ट आया मतलब नुकसान हो रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो 1% की क्या होगी, हानि होगी। अगर ये 20% बढ़ता, 20% कम होता तो हम फिर से देखते हैं, ट्रिक लगा के ट्रिक में वैल्यू रखते हैं। तो 20 बढ़ा 20 घटा, 20 इंटू 20 वृद्धि कमी अपॉन में क्या कर दीजिए 100। तो 20 प्लस का 20 माइनस का, 20 से 20 गया, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, क्या आया 4% की हानि। तो यहाँ से हम ये लॉजिक लगा सकते हैं। देखो 20 से 4 आ गया, 10 से 1 आ गया, तो लॉजिक लगाइए। अब बार बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम ये सॉल्व करते थोड़ी बैठेंगे, हमको एग्जाम निकालना है भाई। वो एग्जाम आपकी प्रैक्टिस से और लॉजिक से निकलेगी। और तीसरी चीज़ है ट्रिक। तो देखिए लॉजिक क्या बन गया, अब यहाँ लिखेंगे हम हमारे लॉजिक। क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कवर कर ली वो हम यहाँ लिखते हैं। तो देखिए जब भी 10% की वृद्धि, मैं यहाँ पे थोड़ा सा फिर चेंज करता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी के साथ दिखे। जब भी 10% का क्या हो इंक्रीमेंट और 10% का क्या हो डिक्रीमेंट, तो टोटल इफेक्ट क्या आएगा, 1% लॉस, हानि। जब 20% का क्या हो इंक्रीमेंट और 20% का क्या हो 20% का क्या हो डिक्रीमेंट, तो क्या आएगा 4% का क्या आएगा लॉस, है ना, नुकसान। 30% की वृद्धि और 30% की कमी में 3 या 9% का क्या आ जाएगा लॉस। 40% की वृद्धि हो रही हो और कहीं 40% की ही कमी हो रही हो साथ में ही, तो 4 चौक 16%, 16% का क्या हो जाएगा लॉस। 50% के केस में क्या होगा, 50% की वृद्धि हो रही हो और 50% की कमी हो रही है तो 25, तो 25% का क्या हो जाएगा लॉस। ठीक है, 60% का इंक्रीमेंट 60% का डिक्रीमेंट, तो 6 6 36,
36% का क्या हो जाएगा, लॉस। मतलब एक बात तय है कि लॉस हमेशा ही होगा, चाहे ये व्यापार में हो, चाहे ये क्षेत्रफल में हो। क्षेत्रफल पे, एरिया पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है इस लॉजिक के साथ। ऐसा पूछेंगे आपसे कि किसी रेक्टेंगुलर की लेंथ जो है वो 10% इंक्रीज कर दी और विड्थ जो है 10% डिक्रीज कर दी, तो एरिया कितने परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज होगा? तो 10% इंक्रीज, 10% डिक्रीज, तो 1% का डिक्रीज होगा एरिया में। एरिया में भी पूछ सकते हैं, ठीक है, किसी और परिप्रेक्ष्य में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन में वही लॉजिक बैठा है, सुमन के वेतन में 50% की कमी हुई और 50% की बाद में वृद्धि हो गई। तो 50% की वृद्धि, 50% की क्या हो रही है, वृद्धि, और 50% की क्या हो रही है, कमी। तो इसका इफेक्ट क्या आएगा, 25% का क्या होगा, ओवरऑल लॉस। तो ये रहा आपका आंसर, 25% का लॉस। उसने पूछा देखो हानि हुई, उसको पता है कि हानि होगी, उसने बता भी दिया आपको कि हानि होगी, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और कैसे होगी, क्यों होती है, इसका पूरा लॉजिक मैंने आपको बताया। तो एक बार फिर से करके देखिए, हाथों हाथ प्रैक्टिस करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, सब बढ़िया हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। इस ट्रिक की एक और खासियत है, आपने अभी जो ट्रिक देखी उसको एक बार फिर से गौर से देखिए। एक मिनट, इस तरफ हमने देखा था, आपकी ट्रिक थी वृद्धि माइनस कमी माइनस वृद्धि इंटू कमी बटा 100, मतलब इंक्रीज माइनस डिक्रीज माइनस इंक्रीज इंटू डिक्रीज अपॉन 100। अब इंक्रीज और इंक्रीज भी हो सकता है कभी कभी, ठीक है, दोनों तरफ डिक्रीज भी हो सकता है। ये एक पैटर्न था जहां एक जगह इंक्रीमेंट हो रहा होता है तो दूसरी जगह क्या हो जाता है, डिक्रीमेंट। इसके क्या क्या और क्वेश्चन बन सकते हैं, आपसे बोल सकते हैं कि भाई कोई व्यापारी है, उसने अपने सामान की कीमतों में इंक्रीमेंट किया 10% का, तो उसकी जो बिक्री है वो 15% कम हो गई। जरूरी नहीं कि हमेशा सेम ही आएगा, अगर यहाँ पे इंक्रीमेंट 10% का हो रहा है और कमी 15% की हो रही है तो यहाँ 10 रख देना, यहाँ 15 रख देना, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी कि कोई व्यापारी अपने सामान की कीमतें बढ़ाता है तो उसकी बिक्री क्या हो जाती है, कम। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई व्यापारी अपने सामान की कीमतें कम करता है तो उसकी बिक्री भी कम हो जाती है। जैसे कि सीजनल जो चीज़ें होती हैं, जैसे अभी छतरी, बरसात में छतरी, रेनकोट, ये बिक रहे होते हैं, उसमें थोड़े दिनों बाद में क्या होगा, इसकी प्राइस ड्रॉप हो जाएगी पर इसकी सेल भी ड्रॉप हो जाएगी। तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हाई डिमांड के टाइम पर रेट बढ़ जाते हैं फिर भी लोग खरीदते हैं, तो कोई व्यापारी वृद्धि करता है अपनी कीमतों, सामान की कीमतों में इंक्रीज करता है तो उसकी सेल भी इंक्रीज हो जाती है। तो तीनों पैटर्न पे क्वेश्चन आता है और ट्रिक इसी तरीके से बनेगी। तो अब पहले इस ट्रिक को समझिए। देखिए क्या था, मैं एक और स्लाइड लेता हूं, उसमें आपको समझाता हूं कि यहाँ पे क्या होने वाला है। देखिए इधर एक स्लाइड और लेते हैं हम। देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमने जो ट्रिक अभी पढ़ी वो क्या थी, इंक्रीज माइनस डिक्रीज माइनस इंक्रीज इंटू डिक्रीज अपॉन 100, ठीक है। जहाँ पे एक जगह वृद्धि होगी, एक जगह कमी होगी, और यहाँ वृद्धि और कमी। तो वृद्धि या इंक्रीमेंट हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, डिक्रीमेंट हमेशा नेगेटिव साइन के साथ आएगा, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में से ये डिक्रीमेंट का नेगेटिव साइन यहाँ पे लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि ट्रिक किस प्रकार बनी है, ठीक है। जिन लोगों को ये ट्रिक याद है पहले से, वो आगे बढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वीडियो को, और जिनको याद नहीं है वो यहीं रुकिए और पहले पूरा समझिए। देखिए अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक जगह इंक्रीमेंट हुआ तो दूसरी जगह भी इंक्रीमेंट हो जाए, दूसरी जगह भी क्या हो जाए, इंक्रीमेंट हो जाए। सामान की कीमतों में वृद्धि हुई तो सेल भी बढ़ जाए, तो क्या होगा, यही ट्रिक बन जाएगी, इंक्रीमेंट प्लस इंक्रीमेंट प्लस इंक्रीमेंट इंटू इंक्रीमेंट अपॉन 100। अगर कोई डिक्रीमेंट हो ही नहीं रहा है तो फिर माइनस साइन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इंक्रीमेंट प्लस इंक्रीमेंट प्लस इंक्रीमेंट प्लस इंटू इंक्रीमेंट अपॉन 100, ठीक है। अब ये कब कब लग सकता है, तो देखिए मान लीजिए कि कोई सर्कल है, कोई सर्कल दिया हुआ, अब सर्कल की रेडियस है, सर्कल की रेडियस है r, और सर्कल का एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई इंटू आर इंटू आर, पाई इंटू आर इंटू आर। अब अगर आपसे क्वेश्चन बोले कि किसी वृत्त की, किसी सर्कल की रेडियस को 10% इंक्रीज कर दिया जाता है तो उसका एरिया कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगा। तो एक बात याद रखिए कि 10% का इंक्रीमेंट का इफेक्ट यहाँ भी आएगा इस आर के साथ, और इस आर के साथ भी आएगा, दो जगह आएगा। तो दोनों जगह आर की वैल्यूज क्या हो गई हैं, इंक्रीज हो गई हैं। तो उस केस में आप क्या करेंगे, इंक्रीमेंट प्लस इंक्रीमेंट का
फॉर्मूला लगाएंगे। ऐसा क्वेश्चन है वो करेंगे अभी हम, ठीक है। अब देखिए अगर दोनों तरफ क्या हो जाए, डिक्रीमेंट हो जाए। तीसरा केस क्या बनता है इसका कि एक जगह डिक्रीमेंट हुआ तो दूसरी जगह भी क्या हो गया, डिक्रीमेंट हो गया। अगर ये हो जाए तो आप क्या करेंगे, माइनस डिक्रीज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिक्रीज इंटू डिक्रीज अपॉन 100। क्या कर देंगे, माइनस कमी प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये वाला प्लस, माइनस माइनस प्लस, कमी इंटू कमी बटा 100। ये आप ट्रिक लगा देंगे तो अगर दोनों जगह कमी हो रही है तो एक जगह प्लस आएगा, बाकी दोनों जगह क्या आ जाएगा, माइनस। ये भी कब किया जा सकता है, तो देखिए इसी क्वेश्चन में अगर मैं बोल दूं कि कोई रेडियस है, एक सर्कल की जो रेडियस है r, उसमें हमने 10% की क्या कर दी है, कमी कर दी है, ठीक है, डिक्रीज कर दिया है उसको, तो उसका एरिया कितना परसेंट डिक्रीज होगा, तो यहाँ क्या होगा, पाई r इंटू आर, तो यहाँ भी 10% डिक्रीज हुआ है और यहाँ भी क्या हुआ है, 10% डिक्रीज होगा r। तो आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तब आप ये वाली ट्रिक लगाएंगे। तो मेरे ख्याल से एग्जाम्पल से आपको फॉर्मूला बनाना और फॉर्मूला में या ट्रिक बनाना और उसमें वैल्यू पुट करना आया होगा समझ में। अब ऐसा एक क्वेश्चन लेते हैं हमने कल मैंने आपको बोला था कि अभी इस क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं, अब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 3% की वृद्धि की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है, ये आपसे पूछा है। तो देखिए हम क्या करते हैं, एक सर्कल लेते हैं, त्रिज्या में 3% की वृद्धि हुई है तो ये आ गई उसकी रेडियस, और r में कितना परसेंट हुआ है, 3% का क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। इंक्रीमेंट हुआ है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, इंक्रीज प्लस इंक्रीज इंटू इंक्रीज अपॉन 100। ये वाली ट्रिक लगाएंगे, क्यों लगाएंगे वो मैं समझा चुका हूँ। यहाँ पे 3 वैल्यू रख दीजिए हर जगह, 3 प्लस 3 इंटू 3/100, तो 3 प्लस 3 कितना हो गया, 6, और ये कितना हो गया, 9, 0 अपॉन 100। अब यहाँ पे पॉइंट में बदल दीजिए, 6 प्लस 0.09, अब इसको जोड़ दीजिए तो 6.09%, तो कितने परसेंट की इंक्रीज हो जाएगा उसके एरिया में, 6.09% का क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट, ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये वाली ट्रिक आपके एरिया के क्वेश्चन में भी लग सकती है, ये वाली ट्रिक व्यापार के क्वेश्चन में भी लग सकती है। तो क्वेश्चन अगर एरिया के हैं तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये तो एरिया का क्वेश्चन आ गया, परसेंट में हर टॉपिक पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो हम पीछे छोड़ के आए थे, फिर अब उसको लेते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है आज का वो ये है, ठीक है, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आगे की चीज़ें हम क्लास नंबर 3 में सीखेंगे, जो कल आपके सामने आएगा, या अभी यूट्यूब पे डल गया होगा अगर आप देर से देख रहे हैं तो इस क्लास के बाद आप क्लास 3 में आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए राम शाम की तुलना में 25% अधिक कमाता है। क्वेश्चन को पढ़िए, क्या लिखा है, राम शाम की तुलना में 25% अधिक कमाता है तो श्याम राम से कितने प्रतिशत कम कमाता है। ऐसा एक क्वेश्चन कल की क्लास में मैंने कराया था, अगर आपने वो क्लास देखी है तो आपको एक आता होगा, जिनने नहीं देखी वो देखिए। राम शाम की तुलना में, तुलना किससे हो रही है, शाम से, तो हम मानेंगे कि शाम कितना कमाता है, 100 रुपया। शाम कितना कमाता है, 100 रुपया। अब बोल रहा है राम शाम की तुलना में 25% अधिक कमाता है, तो राम कितना कमाता है, तो राम कमाता है 25% ज़्यादा, मतलब 125 रुपया। इससे कितना ज़्यादा, 25% ज़्यादा। इससे कितना ज़्यादा कमाता है, 25% ज़्यादा, तो ये राम कितना कमाएगा, 125 रुपया। अब बोला है कि श्याम राम से, अब तुलना किससे हो रही है, राम से, राम से कितना प्रतिशत कम कमाता है। तो मैंने कल आपको बताया था जिससे तुलना करते हैं वो वैल्यू नीचे रखते हैं। तो राम से, तो राम की तुलना में राम कितने कमाता है, 125, तो राम की तुलना में श्याम कितने कम कमाता है, 25 रुपये कम कमाता है। तो ऊपर रखेंगे 25, नीचे रखेंगे 125, इंटू कर देंगे 100, तो 25 पंजे 125 और 5 से काटेंगे तो 20%। तो कितना आएगा आंसर, 20% कम कमाता है। जबकि देखने में ऐसा लगेगा कि ये 25% ज़्यादा कमाता है तो 25% कम कमाएगा। अगर ऐसा सोच के आंसर लगा देंगे, आंसर गलत हो जाएगा। इसे ही कहते हैं बैक ट्रैकिंग, इसे ही कहते हैं क्वेश्चन को पीछे जाके सॉल्व करना। तुलना किससे करनी है, वैल्यू कहाँ पे दी है, ये सब चीज़ें अपन ने इन 2 क्लासों में डिस्कस की हैं। आगे हम और कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि 100 मान के हल किए जा सकते हैं, और वेन आरेख वाले क्वेश्चन भी कुछ हम अगले लेक्चर में लेके आएंगे। तीसरे लेक्चर के बाद हम जाएंगे फ्रैक्शंस पे,
पे पढ़ेंगे फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन पे बेस्ड जो क्वेश्चन आजकल एग्जाम्स में आ रहे हैं, एसएससी में आ रहे हैं और बाकी बैंकिंग में आ रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको 4th क्लास से मिलना शुरू हो जाएंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप बेसिक 3 क्लासें जो 100 मान के मैंने सॉल्व करके अपना बताया है वो ज़रूर देखें। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों रिलेटिव तक ये लिंक पहुँचाइए, उनको बताइए कि आप यहाँ पर फ्री में पढ़ सकते हैं। थैंक यू।